स्टडी चैनल पे, जिसमें कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, जिसका हम संपूर्ण सिलेबस आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन के साथ साथ आज एक दो टॉपिक हम पूरा देखेंगे कि कौन कौन से आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, सारे यूपीएससी में तो मिलेगा ही मिलेगा, पीसीएस है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें कि आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी से जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक है उन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, फिर आज का हम इसमें तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखें हम इसमें सबसे पहले हम देखें इसमें पारिस्थितिकी, जो मेन हेडिंग है इसकी पारिस्थितिकीय में बुनियादी अवधारणा है। तो इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजी, हम थोड़ा सा इसका सिलेबस है उसको देख लें, फिर इसके बाद टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक, सेकंड इसमें बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता, थर्ड है इसमें जलवायु परिवर्तन बोलते हो, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर अगला इसमें अंतर्राष्ट्रीय संध्या और सम्मेलन, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगला टॉपिक इसमें पर्यावरण कानून मतलब कि एनवायरमेंटल लॉ, और अगला टॉपिक है इसमें हम देखें तो अगला टॉपिक इसमें पर्यावरण प्रदूषण मतलब कि पॉल्यूशन, और फिर लास्ट में देखेंगे हम इसमें विविध बोले तो मिसलेनियस। तो हम इससे पहले तो अब सीधे चले, हम अपना जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक है उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो टॉपिक रहेगा आज हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का में बुनियादी अवधारणा। ये मेन टॉपिक है, इसका सब हेडिंग आज हम इसको देखने वाले हैं, जिसकी सब हेडिंग में हम देखेंगे इसमें फर्स्ट है इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी है। ठीक है, फर्स्ट है टॉपिक है, इस टॉपिक का सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम पारिस्थितिकीय तंत्र। तो हम चलते हैं फिर सीधे, हम पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के बारे में हम देखें, पर्यावरण है क्या, बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन देखें कि पर्यावरण है क्या, और इसको किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर पर्यावरण की हम परिभाषा देखते हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे हम पारिस्थितिकीय तंत्र की परिभाषा। हाँ, एक चीज़ और, तो इसकी परिभाषा देखने से पहले हम इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में देखें, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ए एंड बी। तो इसमें ए में देखें हम तो इसमें आ जाएगा क्या, वाइटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो इसमें देखें हम सजीव, और यहाँ देखें हम निर्जीव, सजीव और निर्जीव, इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सजीव में देखें हम तो इसमें आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएगा क्या, प्लांट, सेकंड में आ जाएगा इसमें एनिमल्स बोले तो जंतु, और थर्ड में आ जाएगा इसमें सूक्ष्म जीव। क्या है इसमें, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव फर्स्ट में प्लांट आ जाएगा, सेकंड में एनिमल आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हो गया हमारा कौन सा, सजीव के बारे में। ठीक है, तो हम सजीव के बाद अब देखें हम इसमें निर्जीव बोले तो एबायोटिक में हम फर्स्ट में देखें हम इसमें आ जाएगा, एबायोटिक में आएगा, इसमें तीन तरह से डिफाइन करते हैं इसको। यहाँ पहले हम तो लिखते हैं इसको बायोटिक हो गया, एबायोटिक। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिएगा। इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं, इसको प्राकृतिक और अप्राकृतिक, मतलब कि नेचुरल एंड इननेचुरल। प्राकृतिक, अप्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक में देखें हम तो इसमें आ जाएगा एयर, वायु, वाटर, और आ जाएगा इसमें लैंड बोले तो भूमि। क्या है इसमें, वायु आ जाएगा, सेकंड में इसमें वाटर बोले तो जल आ जाएगा, थर्ड है इसमें लैंड बोले तो भूमि आ जाएगा। और अप्राकृतिक में हम देखें तो इसमें सांस्कृतिक आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्राकृतिक। क्या आएगा इसमें, सांस्कृतिक, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्राकृतिक। ये हमने उसकी डेफिनेशन जानने से पहले हमने देखा। तो अब इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखें, किसकी, एनवायरनमेंट
पर्यावरण की परिभाषा है क्या। बेसिकली हम जानते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा के बारे में हम देखें तो हम देखें इसमें पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण, तो हम पर्यावरण की हम इसमें सबसे पहले क्या देखें, डेफिनेशन की है क्या। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी चीजों से, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया पर्यावरण। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी चीजों से है जो, मतलब कि जो हमारे आसपास में शामिल है, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वहां पर जो भी इस तरह की चीजें शामिल होती है, जिसमें कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती है इसमें। एबायोटिक भी मिलेगा, बायोटिक मतलब कि जैविक और निर्जीव, जीव सजीव और निर्जीव ये दोनों तरह के घटक आपस में शामिल होते हैं। मतलब जो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में दोनों तरह के क्या होते हैं इसमें घटक शामिल होते हैं। जो एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों तरह के पर्यावरण कैसे होते हैं इसमें शामिल होते हैं। इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, वो है सजीव रहने के लिए और बढ़ने के लिए जो परस्पर क्रिया करते हैं। क्रिया करने के साथ साथ इनकी क्रिया के लिए आवश्यक जो पारिस्थितिकीय स्थिति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इसकी एक बार मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसकी परिभाषा बतलाता हूँ, ठीक है। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी चीजों से हैं जो हमारे आसपास कौन कौन से जीव, सजीव और निर्जीव ये दोनों तरह के घटक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और उन सभी शामिल होते हैं और उन सभी जीवों में जो इसको बढ़ने की परस्पर क्रिया प्रदान करते हैं, उन परिस्थितियों को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी परिभाषा देखा, तो अब हम इसके बाद अब अगला देखें, हम इसमें अगला है क्या, अगला देखेंगे हम इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र। क्या देखेंगे हम इसमें, पारिस्थितिकीय तंत्र की पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है। तो हम देखें पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकीय तंत्र बोले तो इसको इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम अभी किस तरह से होते हैं इसके बारे में हम इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर इसके बारे में फिर हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम देखते हैं इसकी परिभाषा की परिभाषा बेसिकली है क्या। पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि सभी सजीव और निर्जीव जो जीव जंतु हैं वह पर्यावरण में अपने आपस में संबंध को स्थापित करने की क्रिया होती है। उनके आपस में पारस्परिक संबंध है, जो कि इसके संबंध है उसके अध्ययन करने को ही हम इसकी संबंध जो कि एक दूसरे पर या निर्भर रहते हैं या अपने परिवेश में एक साथ ही रहते हैं और उन संबंधों को स्थापित करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकीय तंत्र बोल कहते हैं। एक बार फिर बतलाता हूँ मैं, पारिस्थितिकीय तंत्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जीव, जैसे जीवित जीव बोले तो जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, ये दोनों उनके पर्यावरण के बीच में जो उनके जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। जो हम एक दूसरे उनके साथ उनके परिवेश में उनके परिवेश के साथ साथ उनके जो संबंध को स्थापित करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिए दो परिभाषा है, तो इन परिभाषा को आप देख सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और देख लें हम इसमें किसकी, पारिस्थितिकीय तंत्र की। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण हमारे चारों ओर का परिवेश है, मतलब कि जो ह्यूमन है, मनुष्य के चारों ओर का जो आवरण है वह क्या है, पर्यावरण। परंतु इसके पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र हुआ जीवित प्राणियों का तंत्र है। जीवित प्राणियों का जो तंत्र है जिसे हम होने के साथ साथ इसमें क्या अंतः क्रिया को प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे दो टॉपिक। तो अब इसमें देखें हम, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक। अब इसमें हम अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं हम इसका सीधे सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में क्या है, इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना क्या है, इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना। इसके अंतर्गत हमको कितने सब टॉपिक मिलेंगे,
इसके बारे में देखना, फिर एक एक कर को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इसमें कौन कौन से मिलेंगे? तो फर्स्ट में पारिस्थितिकीय, ऊर्जा प्रभाव, लिंगमैन के नियम मिलेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। फिर अगला है इसमें, अगला कौन सा है? फिर इसमें अगला फिफ्थ टॉपिक है इसमें, तो हम तो उतना तो अभी नहीं चलेंगे, हम सिर्फ 4 ही तक देखते हैं। 5 है इसमें, 5 देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसमें पारिस्थितिकीय, इसका टॉपिक फर्स्ट है इसमें पारिस्थितिकीय, ठीक है। तो पारिस्थितिकी में देखें हम इसमें सबसे पहले कि पारिस्थितिकी बेसिकली है क्या। इसमें क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, LGIC, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ये क्या हुआ? पारिस्थितिकीय तंत्र। तो इसमें हम देखें पारिस्थितिकीय तंत्र में इनको कितने भागों में डिफाइंड किया है इसको, इसको हमने देखा है 3 भागों में डिफाइंड किया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखें हम इसमें, सेकंड है और थर्ड है। इसमें क्या हम देखें सबसे पहले जैविक, जैविक, अजैविक और फिर इसमें परस्पर क्रियाएं, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें? जैविक है, सेकंड है अजैविक है, थर्ड है इसमें परस्पर क्रियाएं। तो हम देखें हम फर्स्ट में क्या, जैविक, जैविक में देखें हम तो फर्स्ट में इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, फिर एनिमल, एनिमल, और थर्ड है इसमें माइक्रो, माइक्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर इसमें सेकंड, इसमें हमने देखा था क्या, सेकंड में इसमें अजैविक, अजैविक में हम देखें तो इसमें 2 तरह से होंगे। कौन से? एयर, एयर और वाटर, एयर बोले तो हवा और जल, ठीक है। और थर्ड में देखा था हमने क्या, परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया में देखे हम इसमें तो इसमें जैविक आएगा और सेकंड आएगा इसमें जैविक, तो आएगा जैविक के साथ क्या आएगा इसमें अजैविक। ये दोनों 2 तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? जैविक क्रियाएं भी होती है और अजैविक क्रिया भी। तो इसमें फर्स्ट में देखा था हमने क्या, जैविक में, जैविक में हम देखा था प्लांट्स मतलब कि पौधे, एनिमल्स मतलब जंतुओं, और थर्ड इसमें सूक्ष्म जीव मतलब कि माइक्रो बैक्टीरिया। और सेकंड देखा था हमने क्या, अजैविक, अजैविक में हमने देखा, इसमें अजैविक में देखा एयर यानी कि हवा और वाटर बोले तो जल। और थर्ड था परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया में हमने देखा थी कि जैविक आएगा और अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के इसमें घटक इसमें शामिल है। तो हम अब इनको देखते हैं एक एक करके। तो हम देखेंगे अब इसमें इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बेसिकली है क्या। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंतर्गत इसमें देखें तो हम तो इसमें बेसिकली 2 प्रकार की क्रिया परस्पर होती हैं, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में के अंतर्गत इसमें 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, किस किस के बीच में? जैविक है प्लस अजैविक है। पारिस्थितिकी तंत्र की के अंतर्गत 2 इसके महत्वपूर्ण घटक हैं, जैविक और अजैविक। इन दोनों के बीच में परस्पर, इन दोनों के बीच में परस्पर क्या होती है, इसमें क्रिया होती है। जैविक और अजैविक घटक के बीच में क्या होती है, इसमें परस्पर क्रियाएं होती हैं। क्रिया होने के फलस्वरूप इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इसमें 2 महत्वपूर्ण क्या होती हैं, इसके पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक है। कौन कौन से? इसमें जैविक और अजैविक के बीच में, दोनों के जैविक और अजैविक घटक के बीच में क्या होती है, परस्पर क्रिया होती है। क्रिया होने के कारण इसमें क्या होता है, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम परस्पर क्रिया के फलस्वरूप ही इन प्रकार को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के हमको इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम बनने के साथ क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर निरंतर चलते रहता है। क्या होता है, यहाँ पर इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इकोसिस्टम का निर्माण होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ ऊर्जा का निरंतर प्रभाव होते रहता है, मतलब कि यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी तो वह ऊर्जा निरंतर एक दूसरे से क्या
प्रभावित होती रहती है। प्रभावित होने के कारण इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इकोसिस्टम का निर्माण में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों चीजों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो फिर इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। निर्माण नहीं होने के साथ साथ इनकी जो क्रियाएं हैं, परस्पर क्रिया निरंतर नहीं बनेगी। क्रिया नहीं बनेगी तो ऊर्जा का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा तो आने वाली क्रिया में इनका आने वाली जो क्रिया होगी उनके लिए इनका निर्माण होने में असंभव या असंभावनाओं की उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा। तो अब देखें हम कि ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का प्रभाव, एनर्जी फ्लो 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 ठीक है। अब ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, मतलब कि ऊर्जा प्रवाह किस तरह से बनते हैं, तो इसका फार्मूला C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यह क्या हुआ, यहाँ कोई फार्मूला है। अब इसको हम कैसे समझें, तो इसको हम एक तरह से समझें कि किस तरह से इसका ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो हम इसके लिए सीधे फिर एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं हम किस तरह से। यहाँ पर हमने देखा क्या, ये सन है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, रोशनी आ रही है। किससे, सन से रोशनी आ रही है। रोशनी आने के साथ साथ वो किस में पड़ेगी, सबसे पहले तो रोशनी यहाँ है, ये सूर्य से रोशनी आ रही है, तो किस में पड़ेगी रोशनी, सबसे पहले तो यहाँ क्या हुआ, यह है क्या, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे में क्या हुआ, रोशनी आई। यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ इससे किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को कौन खाएगा, ये टिड्डे खाएंगे। क्या खाएंगे, टिड्डे। ठीक है, टिड्डे खाएंगे। फिर टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को खाएगा मेंढक। अब मेंढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। फिर सर्प को कौन खाएगा, चील, चील बोले तो ईगल। फिर यहाँ क्या हुआ, फिर इनको ये खाएंगे, फिर यहाँ क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, उत्पाद का निर्माण होगा, फिर डिकम्पोजर हो जाएगी, मतलब कि यहाँ क्या, उपभोग होगी। ठीक है, उपभोग होने के बाद फिर पुनः क्या आ जाएगा, फिर पुनः फिर प्रद्वीप यानी कि जी ग्रासलैंड में आ जाएगी। ग्रासलैंड बोले तो जहाँ पर घास है, घास पर आ जाएगी। जिस तरह से ये क्रिया पुनः व्यवस्थापित हो जाती है, पुनः व्यवस्थापित होने के बाद आया है, फिर से इसका निर्माण फिर यहाँ पर चलने लगता। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या क्या किस किस का निर्माण हुआ, C6H12O6 6O2 प्लस 6O2। ठीक है जी, क्या ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मतलब कि सन से जो ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आ रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पर ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। यहाँ पर उसको घास मिलेगी, घास के बढ़ेगी, घास बढ़ेगी, घास को कौन खाएंगे, टिड्डे खाएंगे। टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा। सर्प को ईगल बोले तो चील खाएगा। फिर चील को क्या होती, चील चल जाती, फिर वो है क्या हो जाता है, उसका डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो है फिर यहाँ पर। अब ये तो हो इसका निर्माण। अब इसमें निर्माण होने के कारण इसका फ्लो, एनर्जी फ्लो किस तरह से बनता है, जैसे कि घास को खाए टिड्डे, टिड्डे ने यहाँ क्या किया, 1000 किलो एनर्जी प्राप्त किया। फिर इसमें मेंढक को कितनी मिली, मेंढक को की 100 केजी मिली। फिर सर्प को कितनी मिली, 10 केजी मिली। और फिर चील को मिली कितनी, 1 केजी। तो इस तरह से इनका एनर्जी का इसमें फ्लो होता है। जैसे जैसे इनकी क्रिया नीचे चलते जाती है, एनर्जी फ्लो कम होते जाता है। कम होने के कारण क्या है, उसकी दैट होने के कारण उनकी ऊर्जा का फ्लो कम होते रहता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से इनका उत्पाद बने, उत्पाद बनने के साथ उपभोग होगा, उपभोग होने में डिकम्पोजर होगा। फिर इसके बाद फिर यह क्रिया फिर से पुनः यह स्थापित होने लगती है। तो इसको हमने देखा एनर्जी फ्लो। जैसे कि हमने देखा इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र में ना, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में शुरू होता है, जैसे कि वह ऊर्जा है। ऊर्जा है किसमें, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से इनमें विभिन्न तरह के, जैसे कि टिड्डे, मेंढक है, सर्प है, ईगल है, इस तरह से होने के कारण वह फिर आने के कारण फिर पुनः क्या हो जाती है, वह पुनः चक्रीकृत हो जाती है, जिसके कारण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर होती है। क्या यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से ये इनका निर्माण हो जाता है। जैसे कि ऊर्जा मिलती है,
जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो है शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं, जो सर्वाहारी शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो कि मांस खाते हैं। सर्वाहारी सर्वाहारी बोले तो वो है सभी चीज का, जैसे शाकाहारी को भी खाता है और मांसाहारी को भी खाता है, इस तरह को ही हम इनका शीर्ष का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा जिसमें कि एनर्जी फ्लो और पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह से इनका निर्माण होता है। तो अब हम देखेंगे, हम अगला देखते हैं हम लिंगमैन का नियम। ये लिंगमैन का नियम क्या है? लिंग्ड लिंगमैन, ठीक है, लिंगमैन के नियम देखेंगे कि बेसिकली लिंगमैन ने क्या कहा और किस इसमें 10% जो ऊर्जा होती है ना उसका किस तरह से निर्माण होता है उसके बारे में इनमें बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम देखते हैं लिंगमैन के नियम के अनुसार, इसमें लिंगमैन ने बताया कि जो सूर्य से आती है 100% ऊर्जा, ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं सन से जो 10 ऊर्जा आती है जिसका उपयोग हम सिर्फ 10% ही करते हैं। कितना यूज करते हैं? सिर्फ 10% ऊर्जा ही यूज करते हैं, और शेष जो 90% ऊर्जा बचती है ना, वह क्या हो जाती है, जैसे कि ऊर्जा का इसमें गर्मी और जो अवशिष्ट के रूप में यह उपायचक की क्रिया के फलस्वरूप ये क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। हम सिर्फ सूर्य की ऊर्जा का केवल ही 10% ही उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें लिंग मैंने बताया कि इसके अनुसार देखें तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से तो पूरी 100% ऊर्जा आती है, परंतु हम उसका लाइफ में उसका सिर्फ 10% ऊर्जा ही यूज करते हैं, शेष 90% ऊर्जा जो होती है वो है वेस्ट हो जाती है। ये लिंगमैन ने कहा, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण करने के लिए शेषीय है, इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु यह ऊर्जा भी कुछ ऊर्जा जो होती है 90% ऊर्जा जो वेस्ट होती है ना उसका, तो वो तो वेस्ट हो गई, सिर्फ हम 10% ऊर्जा है जिसका उपयोग करते जो पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। हम इसको अब बेसिकली रूप में देखें तो संक्षिप्त रूप में देखें तो संक्षिप्त में हम इसको समझने की कोशिश करें तो पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा, पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें सूर्य का ऊर्जा के निर्माण करने के लिए इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि इसके बिना सूर्य जो होती है, सूर्य से जो रोशनी आती है वह पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में करने का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कि जो ऊर्जा मिलती है, जिसमें कि जानवर है, जो जैविक और अजैविक घटक है, जो पोषक का चक्रीय निर्माण करते हैं, जिस वजह से इनका क्रिया निरंतर चलते रहती है। तो इसमें हम देखें इसके स्तरों के बारे में बात करें हम तो इसके स्तर देखें तो हम पोषक स्तर देखें तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम पोषक स्तर फर्स्ट देखें यहाँ पर, पोषक स्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पोषक स्तर है यहाँ पर आप देखिएगा। तो इसमें हम देखें, इसमें पोषक स्तर फर्स्ट में यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ उत्पादक, प्रोडक्ट, DUCT, प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आप देखें हर्निवोरस, हर्निवोरस बोले तो क्या, शाकाहारी, शाकाहारी, और फिर यहाँ पर कार्निवोरस, कार्निवोरस बोले तो इसमें मांसाहारी, और यहाँ पर है का ओमनिवोरस, ओमनिवोरस बोले तो मांसाहारी, सॉरी मांसा नहीं सर्वाहारी। इसमें फर्स्ट का निर्माण हुआ, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट बना, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट बना, फिर इसके बाद क्या हुआ, हार्निवोरस है, मतलब कि शाकाहारी आएंगे, फिर इसमें मांसाहारी आएंगे, फिर इसमें क्या आएगा, जो सर्वाहारी, मतलब कि सभी को इनका भक्षण कर सकता है, इन सभी का भक्षण करता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं सर्वाहारी, मतलब कि सभी का भक्षण करने वाले को ही हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। अब इसमें हम देखें, हमें इनका ऊर्जा का प्रभाव किस तरह से होता है। इसमें एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक है, तो एनर्जी फ्लो होता है इसमें दो तरह के। फर्स्ट इसमें खाद्य जाल एंड खाद्य श्रृंखला, और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इसको बोले हम तो फूड चेंज,
फूड चेन, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इसको, मैं बोल भी रहा हूँ, उसको आप समझ जाइएगा। फूड चेन है और ये है खाद्य जाल। खाद्य जाल, खाद्य जाल बोले तो फूड वेब, फूड वेब, ठीक है। तो ये हुआ, इनको हम देखेंगे अब। किस किस को देखेंगे? खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। तो इसमें हम पहले इसके टॉपिक देख लें, कहाँ पहुंच गए हम, इसको देख लें हम कहाँ पर पहुंच गए। लिंगमैन भी हो गया, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अब खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देखें फर्स्ट में फूड चेन, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन बोले तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला, तो इसमें किस तरह से इनका निर्माण होता है उसको हम देखेंगे बारी बारी से। तो हम सबसे पहले तो देखें हम इसमें, यहाँ देखें हम क्या ग्रास बना है, ठीक है। ये क्या है? घास है, ठीक। घास क्या बनेगा फिर यहाँ? ग्रॉस हॉपर, मतलब कि हम लिखे हैं टिड्डे, टिड्डे। टिड्डी को कौन खाएगा? टिड्डी को खाएगा मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? स्नैक यानी कि सर्प। सर्प को कौन खाएगा? ईगल बोले तो चील। ये क्या है? ग्रॉस हॉपर, फ्रॉग, स्नैक एंड ईगल, ठीक है। ये क्या है? ग्रॉस, ग्रॉस। तो इस तरह से फूड चेंज का निर्माण होता है। किस तरह से? जैसे कि हम यहाँ बनाए क्या, सन। सन से रोशनी आएगी किसमें? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे से जो टिड्डे हैं, टिड्डे अपने भोजन का निर्माण करेगा। फिर टिड्डे को मार के कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। फिर मेंढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा, वो अपना भोजन का निर्माण करेगा। फिर इसमें सर्प को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। ईगल अपना इससे भोजन का निर्माण करेगा। फिर ईगल फिर क्या हो जाए? ईगल की डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद जमीन में आ जाएगी। जमीन के आने के बाद वह डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद वह क्या करेगा? फिर से पेड़ पौधे में वह लैंड में मिल जाएगा। फिर वहां से क्या होगी? पेड़ पौधे का निर्माण होगा। फिर इस तरह से यह श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या? फूड चेंज। अब देखें हम फूड वेव, फूड वेव, खाद्य जाल। अब खाद्य जाल के बारे में देखें। खाद्य जाल भी ठीक इसी तरह से होते हैं जैसे कि हमने अभी देखा था पिछले पिछले जो जिसमें देखो फूड वेब में, फूड चेंज में देखा था, ठीक उसी तरह से इसकी क्रिया भी यहाँ पर निरंतर होगी। जैसे कि हम इधर बनाए क्या, सन, ठीक है। ये हो गया हमारा सन। अब यहाँ किसका निर्माण करेंगे हम? पेड़ पौधे का निर्माण करेंगे। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। फिर पेड़ पौधे से क्या बनेगा? यहाँ पर, यहाँ टिड्डे आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर टिड्डे को कौन खाएंगे? मेंढक। मेंढक को कौन? सर्प। सर्प को कौन खाएगा? ईगल बोले तो चील, ठीक है। अब इनमें हम देखें तो ग्रास है, ग्रास को तो कोई भी खा सकता है। जैसे कि यहाँ पर गाय है, बकरी है, शेर है, और फिर इसमें मैन मेड भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और फिर इसमें है टाइगर है। फिर इसमें ग्रॉस हॉपर में देखें हम तो ग्रॉस हॉपर मतलब कि टिड्डे। टिड्डे को कौन कौन खा सकता है? टिड्डे को हम देखें तो कैट है, कैट बोल बिल्ली, बैड है और टाइगर। ये सभी क्या टिड्डे को खा सकते हैं। फिर मेंढक है। मेंढक में आप देखेंगे यहाँ लिजार्ड और बर्ड। मेंढक को लिजार्ड मतलब कि लिजार्ड बोले तो क्या होता है? छिपकली, लिजार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है क्या? बर्ड्स। बर्ड्स बोले तो पक्षी। इन सभी इनको इनको खा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इनका निर्माण
होता है। फूड वेब में सीधे सिंपल वे में देखें हम तो घास का निर्माण, घास को गाय भी खाएगी, बकरी भी खाएगी, और फिर यहाँ पर मैन मेड भी इसका उपयोग, यानी कि इसका निरंतर उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। टाइगर है और फिर दूसरी अदर एक्टिविटी भी यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। फिर इसमें टिड्डे है, टिड्डे को कौन कौन खाता है? कैट है और वैल भी खा सकते हैं। और फिर ये आगे चल के ये मेंढक, मेंढक को फिर लिजार्ड भी है और फिर बर्ड भी, तो पक्षी भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर और मेंढक को सर्प खाएगा, सर्प को चील खाएगी, चील को फिर चील का जब मृत्यु हो जाएगी फिर आकर वो जमीन में आए, जमीन में आकर वह डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होने के बाद वह किसका निर्माण करेगी? वहाँ पर फिर पेड़ पौधों का निर्माण करेगी। तो हम इसको सीधी एक मुख्य वे में देख सकते हैं इसको, फूड चेंज एंड फूड वेव, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें, इसका कंपेरिजन कर लें कि दोनों में से किसकी कौन है। तो इनको हम दोनों को डिटेल से देख सकते हैं। अब देखेंगे इन दोनों को। खाद्य श्रृंखला जो होती है एक रेखीय क्रम है। क्या है? खाद्य श्रृंखला एक रेखीय अनुक्रम है जो दर्शाता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे प्रभावित होती है। मतलब कि खाद्य जाल जो है वह है, खाद्य श्रृंखला जो है वह है, यह एक रेखीय अनुक्रम है। जो रेखीय अनुक्रम होने के साथ साथ जो कि दर्शाता है कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है एक जीव से दूसरे जीव में किस तरह से क्या होती है, वह प्रभावित होती है। और जो इस तरह से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, या क्या होता है, ऊर्जा का इसमें हस्तांतरण होता है, जिसकी वजह से वह रेखीय मार्ग, एक दिशीय रेखीय मार्ग को प्रदर्शित कर या अनुसरण करती है। कौन? ऊर्जा, जो इसका फूड श्रृंखला, ठीक है। ये हुआ खाद्य श्रृंखला। अब देखें हम इसका फूड वेब में हम देखें तो इसका वह परिस्थिति होती है जिसकी वजह से वह निरंतर नेटवर्क जटिल अवस्था में होती है, जिसकी वजह से वह आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र का अधिक स्तर होता है, जिसमें कि वह संतुलन बनाए रखता है, जो एक दूसरे को संतुलन, इस तरह से उनका संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप लाइक या डिसलाइक करके इसको बता सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में हम इसका पूरा सिलेबस धीरे-धीरे करके एक-एक टॉपिक बाय टॉपिक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।